everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to this daily current affair MCQ series of CBL, जिसमें हम लोग हर रोज 10 MCQs डिस्कस करते हैं कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो तो उसके ऊपर MCQ फॉर्म में कैसे आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उन लेवल पर हम डिस्कशन करते हैं। अब से जो वीडियो है आपको ये आया करेगी 9 बजे 9 PM रात को 9 बजे। तो अब से 7 दिसंबर से लेकर आपको मंडे टू सैटरडे ये वीडियोस आएगी 9 PM पर। तो हम चीज़ें जो है इस तरह डिस्कस करते चलेंगे। संडे को हमारा ब्रेक रहेगा, बाकी 6 दिन हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट MCQ के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बैम्बू मिशन। अभी न्यूज़ में था क्योंकि सरकार की तरफ से एक कमेटी बिठाई गई है जिसने ये पता लगाना है कि नेशनल बैम्बू मिशन जो है इंडिया का, हम इसको किस लेवल पर आगे लेकर जा सकते हैं, इसमें क्या हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या इसमें हमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। तो उस लेवल पर जो है न्यूज़ में चीज़ें रही हैं। अगर हम इस मिशन की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि यस कुछ जो पैसा है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ आता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। Second, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is the nodal ministry for its implementation. अब बैम्बू मिशन है, चाहे कोई भी मतलब क्रॉप की मिशन की बात करते हैं, तो हमेशा उसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू इन द वर्ल्ड। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो यस इंडिया के पास सबसे ज्यादा एरिया है अंडर द कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू, और साथ में इंडिया इज द सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन बैम्बू स्पीशी। सबसे ज्यादा जो बैम्बू डाइवर्सिटी है वो है आपकी चाइना में, उसके बाद आता है आपका इंडिया। तो वो स्पीशी रिचनेस की हम बात करते हैं कि विद इन अ स्पीशी कितना टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट कर जाती है ऑन द लेवल ऑफ जीन्स। तो लेकिन ये बात सही है कि इंडिया के पास हाईएस्ट एरिया है अंडर द कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। जब तीनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से बैम्बू के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो बैम्बू है क्या वो आता है ट्री की कैटेगरी में या ग्रास की कैटेगरी में। तो 2017 में हम लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को कर दिया था अमेंड, और हम लोगों ने बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से निकाल कर ग्रास की कैटेगरी में ले आया था, जिससे कि इसकी कल्टीवेशन, इसकी जो एक्सपोर्ट है वो आप विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो इट इंक्रीज्ड द कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू इन डिफरेंट एरियाज। तो ये सब चीजें जो है बैम्बू के रिगार्डिंग ये पता हो जो यहाँ वहाँ की न्यूज रहती हैं फॉर द मेन टॉपिक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये अभी न्यूज में है क्योंकि इनकी हमने डेथ एनिवर्सरी मनाई है अभी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, हिज डेथ एनिवर्सरी इज रेफर्ड टू एज महापरिनिर्वाण दिवस। क्योंकि BR अम्बेडकर जी ने 1956 में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए हम उनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाते हैं एज महापरिनिर्वाण दिवस, विच इज 6 दिसंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1990। सही बात है कि इनको हम लोगों ने भारत रत्न भी दिया है पॉस्थुमसली, बट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। He started the मूक नायक जर्नल in 1930। ये बात सही है कि he started मूक नायक जर्नल, but the year is 1920 not 1930। तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ईयर और जो जर्नल है या ये बुक है या ये कोई लेटर है तो ये पता होने चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछा क्या है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 and 2 is आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, किरीत पारेख कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू रिव्यू द गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या नन ऑफ द अबव। देखो इस कमेटी को सेटअप किया गया था सो दैट जितने भी हमारे नेचुरल गैसेस हैं, CNG, LPG, इन सब का जो प्राइसिंग है उसको हम सेट कर सके। तो क्या इसका प्राइस जो है हमें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट कर देना चाहिए कि जैसी सप्लाई होगी, कैसा डिमांड होगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग वुड बी सेट, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कैप होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप महंगी नेचुरल गैस लोगों को नहीं बेच सकते। तो उसको रिव्यू करने के लिए जो गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है
तो उसके रिगार्डिंग ये कमेटी हम लोगों ने सेटअप करी थी। इन्होंने अभी रिसेंटली रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी हैं कि जो नेचुरल गैस का आपका प्राइसिंग है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द फ्री मार्केट एंड डिमांड सप्लाई। तो अब सरकार इस बात को मानती है या नहीं मानती है, दैट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो। तो बट ये जो कमेटी है ये डिसाइड कर रही थी द गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, कि गैस के प्राइस को हम किस फॉर्मूला पर बेस्ड लेकर आए। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है, जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दी है, सरकार अगर मानेगी तो उसके पीछे क्या रीजन होगा, सरकार अगर नहीं मानेगी तो उसके पीछे क्या रीजन होगा। ये जो एनालिटिकल पोर्शन है ये हमें साथ साथ न्यूज़पेपर में देखते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच कंट्री इज द बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड? चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या नन ऑफ द अबव? देखो अभी रिसेंटली न्यूज में गोल्ड कंजप्शन इसलिए है क्योंकि इंडिया में गोल्ड कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, बट उसके साथ साथ जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये जो पूरा एक इशू चल रहा है न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है कि बताइए कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा गोल्ड को कंज्यूम करती है। तो आंसर है इसका ए, चाइना। इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड नंबर। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली कुछ बिल्स पास हुए हैं, कुछ लॉज पास हुए हैं जिसके खिलाफ काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडोनेशिया में। द लॉज लाइक दैट सेक्स आउटसाइड द मैरिज इज नॉट अलाउड। तो इसके खिलाफ जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिस लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर भी है और जो विजिटर्स हैं वहाँ पर, जो आपके टूरिस्ट हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होती है। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडोनेशिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है उसको ये चीजें थोड़ा सा कम कर देंगे और लोगों की जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ऐसा लॉ, साथ में जो प्रेसिडेंट की किसी भी तरीके से अगर आप इंसल्ट करते हैं या फिर कुछ उनके बारे में गलत बोलते हैं तो वो भी एक पनिशमेंट के तौर पर ही देखी जाएगी। तो किसी भी बात को आप इंसल्ट समझें या ना समझें, दैट इज अ वेरी ग्रे एरिया। तो इसके रिगार्डिंग काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो डिफेमेशन है ना, उसके रिगार्डिंग भी काफी जो सख्त लॉज हैं वो लेकर आए गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर द लॉज अंडर क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल कोड में काफी चेंज किए गए हैं, इसलिए इंडोनेशिया काफी आपकी न्यूज में कंट्री बनी रही है। तो इसको देखते रहेंगे साथ साथ कि कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार बात मानती है तो क्या रीजन रहते हैं उसके पीछे, नहीं मान रही है तो सरकार की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यस, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया। फिर आती है यूएसए एंड थर्ड इज इंडोनेशिया। तो आंसर इज, मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो यस, और यहाँ पर एब्सोल्यूट की ही बात चल रही है। प्रोपोर्शन अगर होता तो प्रोपोर्शन पूछा जाता, जब तक तो कुछ भी ना लिखा हो तब एब्सोल्यूट टर्म्स पर ही आप बात करते हैं। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। तो इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा चीजें न्यूज में रहेंगी, एडिटोरियल्स भी आएंगे कि वेदर दीज लॉज आर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, वेदर दीज लॉज विल प्रिवेंट द सोसाइटी फ्रॉम, मतलब उनको अपार्ट होने से रोक सकता है ये लॉज या नहीं। तो वो सब चीजें जो है वो एनालिटिकल पोर्शन आपका न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में आता रहता है, उसको हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G7 कंट्रीज? कनाडा, इटली, जापान और रशिया। पूछा है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ करेक्ट लिख लेंगे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि G7 कंट्रीज की तरफ से रशिया के जितने भी ऑयल हैं, जो रशियन फ्यूल प्राइसेस हैं, उनको एक फिक्स कर दिया गया है दैट दोज विल बी सोल्ड एट $60 पर बैरल। कि ना तो, मतलब दो चीजों में कंफ्यूजन थी सभी कंट्रीज को कि G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ग्रुप्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है काफी महीनों बाद। लास्ट में अब डिसीजन ये निकला है कि रशिया के जितने भी ऑयल हैं इन सभी कंट्रीज में $60 पर बैरल के हिसाब से ही खरीदे जाएंगे। इससे नीचे या फिर इससे ऊपर हम लोग नहीं खरीदेंगे। मैक्सिमम लिमिट हमारी यही ही है, इससे ऊपर आप नहीं खरीद सकते। नीचे खरीद सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कंफ्यूजन ये थी कि रशिया को हमें रोकना भी है यूक्रेन में वॉर
ख़त्म करने के लिए, और हमें उसके जो इकोनॉमी है उसको भी हमें डिसरप्ट करना है ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर वो ना हो सके। बट साथ में अगर रशिया के जो ऑयल है अगर हम पूरे वर्ल्ड में बैन कर देते हैं कि कोई भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, उससे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द इन्फ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो रशिया को रोकना भी है, फ्यूल की इन्फ्लेशन को भी रोकना है, इसीलिए जो डिसीजन है वो लिया गया है कि $60 पर बैरल इज बेसिकली द लिमिट। पहले बात चली थी $30 पर बैरल पर, उस टाइम पर ये सभी कह रहे थे कि अब अगर रशिया जो है इसकी इकोनॉमी हम लोग वीक कर देंगे और जो वॉर वगैरह है वो रुक जाएंगे। बट अगर हमने उसको 60 कर दिया है तो देयर आर चांसेस कि रशिया पर काफ़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 30 इज द राइट लिमिट, 60 जो है ज़्यादा मेजर इफेक्ट रशिया के ऊपर नहीं पड़ने देगा। तो दैट इज टू बी सीन कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट जो G7 कंट्रीज हैं उनके बारे में पता हो हमें कि कौन कौन है, तो कनाडा है, यस, इटली भी है, यस, जापान भी है, रशिया नहीं है। रशिया इज द पार्ट ऑफ G8 कंट्रीज। 2014 में क्रीमिया पेनिनसुला जो रशिया ने हथिया लिया था यूक्रेन से, उसके बाद G8 कंट्रीज ने इसको निकाल दिया था एंड दे बिकेम G7 कंट्रीज। तो रशिया इज नॉट द पार्ट। तो पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट ना, तो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और जो न्यूज में चल रहा है उसको आपने लिंक भी करना है, क्योंकि करंट अफेयर से ही स्टैटिक का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, है ना। तो ये पता हो कि कोई नहीं पूछेगा कि बताओ कितने पर बैरल जो है डॉलर की लिमिट सेट की गई है, ऐसा नहीं पूछेंगे। बट क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में है G7 कंट्रीज की, तो G7 कंट्रीज एक्चुअली हैं कौन सी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस लेवल पर हम लोगों को सोचना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विर्जिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। इट इज बीइंग बिल्ट अंडर PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आंसर इज यस, ये बनाया जाएगा। इट इज लोकेटेड इन केरला, ये भी बात सही है, इट इज लोकेटेड इन केरला। तो दोनों ही सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। तो कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में रहती है तो वो न्यूज में क्यों है, वो कहाँ पर है, ये पोर्ट प्रोजेक्ट किस लिए इतना ज़्यादा फेमस है अब, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता हो हमें। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेमेरू वोल्केनो। ये न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली अभी ये इरप्ट हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट माउंटेन। तो आंसर इज यस, कि इसको हम ग्रेट माउंटेन भी कहते हैं। ये है आपका इंडोनेशिया वाले एरिया में, तो इट इज ऑन द इंडोनेशिया आइलैंड। इंडोनेशिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वोल्केनोज है, ये एक फैक्ट है, ये पता होना चाहिए। दैट इंडोनेशिया हैज द largest number of volcanoes in the world. Second option, it is also part of the island arcs formed by the subduction of Indo-Australian plate below the Sunda plate. जो सुंडा प्लेट है आपकी, that is the part of Eurasian plate. तो चाहे यूरेशियन प्लेट लिखा आए चाहे सुंडा प्लेट लिखा आए, तो पता हो हमें कि जो इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपकी वो सबडक्ट हो रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है, तभी जो है मैग्मा की फॉर्मेशन हो रही है और जो वोल्केनोज है वहां पर बन रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इरप्शन वहां पर चालू है। सेमेरू वोल्केनो पिछले साल भी इरप्ट हुआ था, इस साल भी इरप्ट हुआ है। दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना। तो यस, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा क्या है, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका, नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीताज। ये न्यूज में है क्योंकि अभी हम लोग इंटरनेशनल चीता डे मनाया है। बट कब मनाया है, क्वेश्चन ये है। इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December। तो क्या ये बात सही है? तो यस, ये बात सही है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December। नामीबिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज। ये बात भी सही है और हम लोग नामीबिया से ही लेकर आए हैं अभी 8 चीताज, है ना। तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द चीताज इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। ये भी बात है कि फास्टेस्ट लैंड मैमल है, बहुत ज्यादा स्पीड है इनके भागने की। पूछा क्या है आपसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब तीनों ही सही हैं, आपको डे पता होना चाहिए आपको कि सबसे ज्यादा चीताज कहाँ पर हैं। अब तो पहले जो है ना चीताज हम लोग डिस्कस करते थे कि एक अफ्रीकन चीता है और एक आपका एशियन चीता है।
अफ्रीकन चीताज आपको जनरली मिलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एशियन आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते थे, ईरान में। बट नामीबिया से इनको हम जो लेकर आए हैं और हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कानू पालपुर नेशनल पार्क में इनको रखा है, तो अब जो है एशियन चीताज आपके ईरान प्लस इंडिया दोनों में ही पाए जाते हैं, बिकॉज क्लाइमेट अब इनको सूट कर रहा है। तो एशियन जो चीताज हैं वो ऑल्सो फाउंड इन ईरान एंड एज वेल एज इंडिया। तो दैट इज द नाउ न्यू फैक्ट। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी रिसेंटली जो सेशन है विंटर सेशन पार्लियामेंट का वो शुरू हुआ है, कई सारे बिल्स आएंगे, कई सारे आप उनको पास करवाएंगे, लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास होगा। जो जो बिल पास होते चले जाएंगे उनके जो प्रोविजंस हैं वो हम साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही बनता है फिर मेंस में क्वेश्चन। तो जो भी एक्ट रहेगा, जो भी बिल न्यूज में रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करते चले जाएंगे थ्रू एमसीक्यूज एज वेल। ऑप्शन नंबर 1, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्लियामेंट शुड मीट फॉर 3 सेशंस इन अ ईयर। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाय कन्वेंशन हम ऐसा करते हैं कि हम लोग कम से कम 3 बार तो मिल लेते हैं। एक हम शुरुआत का सेशन है हमारा बजट सेशन, फिर आता है आपका मॉनसून सेशन, सेकंड सेशन, एंड थर्ड आता है आपका विंटर सेशन। तो 3 सेशन इंडिया में है, बट दिस इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बाय द कन्वेंशन। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। The gap between 2 sessions of the parliament cannot exceed 6 months। ये लिखी हुई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ 6 महीने से ज्यादा का जो गैप है बिटवीन 2 सेशंस वो नहीं झेला जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर वुड बी B2 ओनली। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो उसके हिसाब से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं 10 एमसीक्यूज। कल हम 8 दिसंबर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जहां पर हम उनकी पीछे की स्टोरी, बैकग्राउंड, स्टैटिक, करंट, उन सबको लिंक करेंगे, ताकि आपको पता हो कि चल क्या रहा है पूरे न्यूज़पेपर में, और आपकी रिवीजन जो है वो कॉन्स्टेंटली होती रहे। तो ये भी क्लियर है हम लोगों को कि अभी आपसे जो ये वीडियो है ये आपको रात के 9 बजे मिलेगी।